हेलो एवरीवन। ओनली पीसेस वन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नए अध्याय के साथ। हमारा होगा घटना चक्र का जीएस पॉइंटर। ये जो पॉइंटर है आपका सभी राज्यों में जो भी आयोग के द्वारा कराया गया पेपर, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे एमपीपीसीएस हो, चाहे आपका यूपीपीसीएस हो, आरएएस हो, यूके पीसीएस हो, सभी प्रश्नों का ये है आपका एक निचोड़। कहने का मतलब यह पीवाईक्यू है। ये वन लाइनर में इसको बनाया गया है। जहाँ भी जिस भी राज्य में आपसे पूछा गया प्रश्न उसी को दिया गया है। एक एक टॉपिक वाइज दिया है, तो हम भी मतलब इसका भी टॉपिक वाइज से ही स्टार्ट करेंगे। जैसे भारत का संवैधानिक विकास, इसको कई मतलब लेक्चर में लेके आएंगे हम। कहने का मतलब ये है। तो उसी के क्रम में हम देखने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और जैसा भी लगे आपको, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमें। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए आप लोग। तो हम स्टार्ट करते हैं भारत का संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास में पहला हम देखते हैं कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। वह रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अकॉर्डिंग किया गया था। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें हमारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ये सर्वोच्च न्यायालय जो था वह पहले कहाँ स्टैब्लिश किया गया था, तो कोलकाता में। अगला हमारा है कि भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य आपका पूछा है कि उसका उद्देश्य क्या था। तो आपको पता है कि जहां तक अदालतों की जो दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना था। ये उसका उद्देश्य है। अगला हमारा है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में जो आया था उसके संबंध में पूछा गया है सही कथन है। तो इसमें क्या है इस बार कि जो सही कथन रहेगा उसको सही कथन के अकॉर्डिंग ही दिया गया है। तो सही कथन है कि विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई है। तो ये हमारा जो कथन है ये सही है। अगला हमारा है कि प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में से किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया है। तो ये जो दोनों भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में ये जो दोनों कथन है ये सही है। अगला हमारा है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 लागू किया गया था। तो ये कब लागू किया गया था, तो 3 फरवरी 1893 को। मतलब 3 फरवरी 1893 को भारतीय परिषद अधिनियम जो 1892 में आया था उसको लागू किया गया। अगला हमारा है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। जो ये भारतीय परिषद अधिनियम 1892 आया था उसमें सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था। अगला हमारा है कि भारत का जो संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था, तो 1937 में। पूछा गया है आपसे कि भारत का संघीय न्यायालय की स्थापना कब किया गया था, तो 1937 में। अगला हमारा है कि भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। तो भारतीय विधान परिषद को भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत उनको बजट पर बहस करने की पावर दिया गया था। अगला हमारा है नियंत्रण परिषद की स्थापना। ये कब हुआ था, पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 में नियंत्रण परिषद की स्थापना किया गया था। अगला हमारा है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था, तो आपको पता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। आगे है इंग्लिश मिशनरियों को भारत में आगमन के लिए उनको मतलब अनुमति दिया गया था। तो चार्टर अधिनियम 1813 में दिया गया था, उनको कार्य करने की अनुमति दी गई थी भारत में। अगला है हमारा कि गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति किस अधिनियम के द्वारा किया गया था, तो चार्टर अधिनियम 1833। ये आपको मिलान करने की देगा, तो यहाँ पे मतलब सीरियल वाइज से आपको दे दिया गया है। आगे है हमारा कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। तो किस एक्ट के माध्यम से पड़ा था, तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा पड़ा था ये। और दूसरा हमारा है कि जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823। और तीसरा है प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। ये हमारा जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ा था इसके अकॉर्डिंग। अगला हमारा है कि 1919 के तहत भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो आपको 1919 अधिनियम का जो है उसका विशेषताएं दिया गया है। तो विशेषता उसका था कि प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। तो यह आपको ध्यान देना है, प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। आगे क्या है, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण भी दिया गया था। तो ये दोनों चीज आपको पॉइंट, इसकी विशेषताएं जो है इसको आपको ध्यान में देना है। आगे हमारा
ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। तो 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था, तो ब्रिटिश ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर उसे किया जाएगा और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया था। आगे हमारा है भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में था। तो यह किस अधिनियम से, तो 1858 के अधिनियम से। अगला हमारा है कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की जो व्यवस्था सर्वप्रथम कब देखा गया था आपको, तो आपने जान रहे हैं कि मार्ले जो मिंटो सुधार था उसी में इसका प्रावधान किया गया था। 1919 के अधिनियम में मार्ले मिंटो सुधार में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी, वहीं पे इसका बीज रोपा गया था इसी मार्ले मिंटो सुधार में। अगला हमारा है कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई थी। तो अब पढ़े अभी 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा भारतीय विधान पालिका द्वारा में प्रथम बार द्विसदनी व्यवस्था किया गया था। आगे देखते हैं हम। आगे हमारा है कि भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में सही कथन आपसे पूछा गया है। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया था। तो आपको ये ध्यान देना है कि 1919 के अधिनियम में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया था जो पहले भारत में नहीं था। अब क्या हुआ कि अगला है कि भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत जो था यूरोप वासियों से अधिक था। ये सेंटेंस भी आपका सही कथन है, ये आपको ध्यान देना है। अगला हमारा है कि ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई थी। तो किस अधिनियम में, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 से ने क्या किया था, ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई थी। आगे हमारा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित और अंतरित मतलब ट्रांसफर्ड विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। न्याय, प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, भू राजस्व एवं पुलिस में से आरक्षित थे। तो इसमें पूछा गया था कौन से जो सब्जेक्ट हैं, विषय थे, वो आरक्षित थे। तो इसमें न्याय, प्रशासन और भू राजस्व एवं पुलिस जो थे ये आरक्षित थे। इसको आपको ध्यान देना है, मतलब अंग्रेजों के कंट्रोल में था ये सब चीज़ें। अगला हमारा है कि निम्नलिखित अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी। तो किस अधिनियम में किया गया था, तो 1919 के अधिनियम में। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना है आपको। अगला हमारा है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो अगला है कि कहा गया है कि 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की स्तुति की गई थी। अगला है, दूसरा हमारा है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। तो इसमें आपसे जो कथन पूछा गया है तो केवल 2 सही है सिर्फ इसमें, ठीक है। ये जो आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की स्तुति दी गई थी, तो ये आपका जो सेंटेंस है ये गलत है। अगला हमारा है, नेक्स्ट है कि केंद्रीय विधानसभा के वे निर्वाचन जो भारतीय शासन अधिनियम 1919 के तहत के हुए थे, मतलब 1919 के तहत हुए थे। तो 1926 और 1945 के निर्वाचन के आधार पे, ठीक है। केंद्रीय विधानसभा के वे निर्वाचन जो भारतीय शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए, तो 1926 और 1945 के निर्वाचन के तहत। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन आयोजित किया गया था। तो अपनी आपने पढ़ा है कि 1945 में। कब हुआ था, तो 1945 में। आगे हमारा है कि राष्ट्रपति की जो अध्यादेश है निर्गत करने की शक्ति है वह प्रेरित है। तो किससे है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से ये प्रेरित है। ये पहली बार भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में इसके द्वारा इसको देखा गया था, मतलब इसकी शक्ति को प्रेरित किया गया था। मतलब राष्ट्रपति की जो अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है तो वह है भारत सरकार अधिनियम 1935 से, लेकिन पहली बार जो देखा गया था वह भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा ही देखा गया था, राष्ट्रपति का अध्यादेश पावर। अगला है कि भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। तो वह है चार्टर एक्ट 1833 में। इसमें 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसमें भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा मतलब उनको दिया गया था कि आप भी मतलब कुछ इस पे शासन कर सकते हैं। कहने का मतलब आप शक्ति दिया गया था कि
जैसे कोई भी आपका कार्य हो, उसको करने का आपको अधिकार दे दिया गया हो। आगे हमारा है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी। तो फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है भारत संघ के तहत संघीय प्रणाली थी, तो भारत संघ, ये आपको ध्यान देना है। आगे हमारा है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का जो विभाजन आधारित है, जो हम अभी देखते हैं वर्तमान समय में, तो वह किससे है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा क्या किया गया था? केंद्र और स्टेट के जो बीच जो पावर है उसका विभाजन किया गया था। आगे हमारा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 की जो मुख्य विशेषताएं हमसे पूछा गया है, तो इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ यानी फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से प्रावधान किया गया। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इसमें प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र पर लागू किया गया। आपको पता है कि जो प्रांतीय स्तर पर जो द्वैध शासन लागू किया गया था 1919 के अधिनियम में लागू किया गया था, लेकिन अब उसको समाप्त करके क्या लाया गया? तो केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। किस अधिनियम में? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में, ये आपको ध्यान देना है। आगे हमारा है कि एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। तो ये कब? 1935 के अधिनियम में देखा गया था। आगे हमारा है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। तो अखिल भारतीय महासंघ तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधान किया गया था। आगे हमारा है कि 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां दी गई थी, तो केवल गवर्नर जनरल को अवशेष शक्तियां किसमें दी कैसी दी गई थी? तो गवर्नर जनरल को, ये को ध्यान देना है। अगला हमारा है कि संवैधानिक निरंकुशता का जो सिद्धांत था वह प्रवृत्त किया गया था। तो किसमें देखा गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था। आगे है हमारा, अगला हमारा है कि भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किए गए महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव थे। तो वो क्या क्या था? तो विधानमंडल के निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का संवाचित किया जाना, ये सब चीज़ें आपका अस्थायी अवयव या महत्वपूर्ण जो अस्थायी अवयव थे, एलिमेंट थे, उसको स्वीकार किया गया था इन सब चीज़ों को। नेक्स्ट हमारा है कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। यहीं से कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेगा भारतीय संविधान में। जैसे नहीं होता कि उधार का जो संविधान हमने लिया है वैसे तो लिया नहीं है, अपने अकॉर्डिंग जो हमको अच्छा लगा उसको लिए, जैसे जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन से, तो ऐसे ही आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से भी कुछ चीज़ें लिया गया है, ये आपको ध्यान देना है। अगला हमारा है कि बर्मा भारत से अलग हुआ था। ये किस अधिनियम के द्वारा फलस्वरूप इसको देखा गया था, भारत से बर्मा को अलग किया गया था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी 1935 के फलस्वरूप बर्मा को भारत से अलग हुआ था। अगला है 1937 के चुनावों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना हुआ था। तो कुल 8 प्रांतों में कांग्रेस का जो चुनाव हुआ था, उसमें चुनाव में कांग्रेस का मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बना था? तो 8 प्रांतों में। अगला है एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो क्रिप्स मिशन में, ये आपको ध्यान देना है, भारत के संविधान का जो निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था तो क्रिप्स मिशन में, ना कि कैबिनेट में, मार दीजिए। अगला है क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के संदर्भ में आपको सही कथन बताना है। तो सही कथन सभी हैं, तो ये आपको ध्यान देना है क्रिप्स मिशन में कौन कौन से प्रस्ताव लाए गए थे। तो संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उनसे यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। ये सब चीज़ें प्रस्ताव में लाया गया था क्रिप्स मिशन में। अगला हमारा है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि जनसंख्या के अनुपात में था। तो 10 लाख पे व्यक्ति था। कितने पे? 10 लाख पे एक व्यक्ति। अगला है कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। तो जो कैबिनेट मिशन जो आया था उसमें कौन कौन से सदस्य थे? तो पैथिक लॉरेंस थे, स्टेफर्ड क्रिप्स थे और एवी एलेक्जेंडर थे। कौन कौन थे? ये नाम आपको ध्यान देना है। पैथिक लॉरेंस थे, स्टेफर्ड क्रिप्स थे और एवी एलेक्जेंडर। अगला हमारा है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। आगे है हमारा कि प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी, जो है वह 24 अगस्त 1946 को की गई थी। ये डेट आपको याद रखना है, कब की गई थी? तो 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी।
अगला है 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन थे? तो नेहरू जी। अगला है कि सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और जगजीवन राम में से जो अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं थे। तो जो सरकार बना था उसमें अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे इन चारों में से, तो आपको पता है डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी नहीं थे। अगला हमारा कथन करण में है। तो पूछा है कि वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। कारण क्या दिया है कि वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि वेवेल योजना में कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। तो ये कथन आपका जो है सही है, पर जो कारण है ये कारण हमारा गलत है। नेक्स्ट हमारा है कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। तो 1934 में स्वराज पार्टी तथा एम एन रॉय द्वारा, इसके द्वारा एम एन रॉय द्वारा 1934 में स्वराज पार्टी ने क्या किया था? तो संविधान सभा का विचार जो था वह सर्वप्रथम इन्होंने ही प्रस्तुत किया था। आगे हमारा है कि संविधान सभा के बारे में सही कथन बताना है आपको। तो सारे सही कथन हैं। तो इसमें है कि इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया। उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। जब संविधान सभा के बारे में जब जब इसका सही कथन बताना रहेगा तो उसमें क्या क्या हुआ था, तो आपको पता है कि जब संविधान सभा का गठन हुआ था तो उसमें बड़ी समितियां गठन की गई थी, कई प्रकार की समितियां थी उसमें। तो उनमें से एक प्रारूप समिति जो थी वह काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। इसमें अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसी सभी सभी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था इसमें। तीसरा है कि संविधान जो इसकी चुनाव प्रक्रिया भारत शासन अधिनियम 1935 को छठवीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, समाप्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। आपको पता है कि मताधिकार किस प्रकार से दिया जाता था? तो कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण जो इसका कारण था मताधिकार सीमित था, मतलब इन्हीं लोगों को मत देने का अधिकार था। वह बहुदलीय निकाय थी। क्या था? वह बहुदलीय निकाय थी। ये आपको ध्यान देना है। आगे हमारा है कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? तो बी एन राय द्वारा। बी एन राव द्वारा भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। अगला है संविधान का निर्माण जो हुआ था, संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से संविधान हमारा जो था तैयार हो गया था। आगे है कि भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हुआ था। तो कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हो गया था। आगे है संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने, क्या हुआ था कि 26 जनवरी को हम क्यों मनाते हैं? तो इसके पीछे है कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, जब नेहरू जी ने झंडा फहराए थे। आगे है भारतीय संविधान को अपनाया गया एवं अधिनियमित किया गया तो संविधान सभा द्वारा। ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान को अपनाया व अधिनियमित किया गया था संविधान सभा द्वारा। भारत का जो संविधान अंगीकृत, जिसको मतलब कहते हैं कि अपनाया गया एवं अधिनियमित हुआ था, तो वह 26 नवंबर 1949 को। ये डेट, ये सन आपको याद करना है, इसलिए कि यूपीपीसीएस इस पे ज़्यादा फोकस करता है, डेट वोट पे। अगला हमारा है कि संविधान, जो भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है हमें, तो आपको पता है कि 26 नवंबर 1949 को जब हम इसे अंगीकृत किए थे, संविधान को अपने अपनाए थे, तो उसी डेट को हमारा भारतीय संविधान दिवस मनाने की घोषणा की गई थी, यानी 26 नवंबर को। अगला है कि भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को यह हमारा अंतिम बैठक हुआ था संविधान सभा का। आगे है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है आपको। सबसे पहले से लेकर सबसे आखिरी गतिविधि कौन कौन सी हुई थी, तो आपको ये ध्यान देना है। तो प्रारूप समिति का नियुक्ति कब किया गया था? भारतीय संविधान को अंगीकृत एवं अधिनियमित कब किया गया था? भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि क्या थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ था? तो पहले आपका हुआ था संविधान सभा की प्रथम बैठक हुआ था, उसके बाद प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई थी, उसके बाद भारतीय संविधान को अंगीकृत एवं अधिनियमित किया गया था, उसके बाद क्या हुआ था? भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि हुई थी। ये आपको ध्यान देना है। सबसे लास्ट में क्या हुआ था? भारतीय संविधान की प्रवृत्त होने की तिथि। अगला है कि बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो किस प्रेसिडेंसी से वो लड़े थे? तो बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना से। ठीक, ये आपको ध्यान देना है।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु हुई थी, तो उनका 1891 में उनका जन्म हुआ था और 1956 में उनका डेथ हुआ था। आगे देखते हैं, सही कथन आपको बताना है। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई थी। भाई ये बात सही है आपका। अगला है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित आंग्ल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध भी किया था। तो ये दोनों कथन जो हमारा है ये सही है। आगे है कथन कारण में। तो भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। सही है। इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। तो हमारा जो कथन है ए और आर दोनों सही है, परंतु जो आर है वह ए की सही स्पष्टीकरण यानी व्याख्या नहीं कर रहा है। तो हम ये इस पे हम ध्यान देंगे अपना। आगे है कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। तो किसने किया था? मौलाना आज़ाद ने। तो मौलाना आज़ाद ने क्या किया था कि संविधान सभा में जो वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। आगे है हमारा कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव आप किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था कि कांग्रेस जो बना था अब उसको मतलब इसका जरूरत नहीं है इस दल की। आगे है कि एक संविधान के एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। यह कथन जो है किसने कहा था? तो यह हमारे प्रथम राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने ये शब्द कहा था। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, उनका कहना था ये। अगला हमारा है कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन था आइवर जेनिंग्स का। यह किसका कथन है? तो आइवर जेनिंग्स का। आगे हमारा है संविधान सभा का। अगला है संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ये सब पूछा जाता है, ये कथन जो है किसने कहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत है। अगला हमारा है कि भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्य थी। तो कितने सदस्य थी महिला सदस्य में? 15 सदस्य थी। ये आपको नोट कर लेना है। तो इस प्रकार से हमारा जो संवैधानिक विकास था वह चैप्टर हमारा समाप्त होता हुआ। अब हम देखते हैं भारतीय संविधान की जो प्रमुख समितियां बनाई गई थी वो देखना है हमको। ठीक, तो इसमें हमारा पहला है कि भारतीय संविधान जो संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे, तो कौन थे वह अध्यक्ष? तो नेहरू जी थे। कौन थे? तो नेहरू जी थे। भारतीय संविधान सभा की जो संघ संविधान समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया था वह कौन थे? तो नेहरू जी थे। अगला है हमारा संविधान सभा समिति और उसके अध्यक्ष के बारे में दिया गया है। तो आपको पता है कि मूल अधिकार जो समिति बना गया था उसके अध्यक्ष थे हमारे पटेल जी, यानी सरदार पटेल जी। और संचालन समिति के जो थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे अध्यक्ष। संघ शक्ति के नेहरू जी बने थे और प्रारूप समिति के जो थे वह हमारे B.R. अम्बेडकर साहब थे। और कार्य संचालन ये इसके अध्यक्ष जो थे वह K.M. मुंशी जी थे। ये आपको रटना है। आगे है संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो सरदार पटेल जी को। आगे है हमारा संविधान सभा ने B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। तो ये डेट आपको याद करना है, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो B.R. अम्बेडकर जी थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो B.R. अम्बेडकर जी थे। देख रहे हैं ना कितना मतलब क्वेश्चन रिपीट होता है। तो ये काफ़ी आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा, जान जाइए। यूपी से 2024 वालों के लिए बस इसको गुट्टी की तरह पी जाइए पूरा। तो चलिए आगे देखते हैं हम। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वह थे हमारे पटेल जी। कौन थे? तो सरदार पटेल। आगे हमारा है B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता के में संविधान सभा की प्रारूप समिति में अन्य सदस्य थे। तो आपको पता है कि प्रारूप समिति में 6 सदस्य बनाए गए थे। उसमें कौन थे? तो N. गोपालास्वामी अयंगर थे, मुंशी जी थे, कृष्णा स्वामी अय्यर थे, मोहम्मद सादुल्ला थे, B.L. मित्र थे, D.P. खेतान जी थे। तो ये 6 सदस्य थे आपके। तो आगे मिलेगा आपको
अगला हमारा है कि डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा की प्रारूप समिति के मूल सदस्य थे, तो कौन कौन? तो एन गोपालास्वामी अयंगर, के एम मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्लाह, बी एल मित्र, डी पी खेतान साहब थे। आपको ये थोड़ा जानना पड़ेगा कि जो बी एल मित्र के स्थान पर एन माधव राव थे और डी पी खेतान की मृत्यु के बाद टी टी कृष्णमाचारी को प्रारूप समिति में इन्हें शामिल किया गया था। तो ये दो नाम आपको ध्यान देना है कि किसके स्थान पे ये आए थे, ये पूछा गया आपका। अगला हमारा है नेक्स्ट है कि संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के जो सदस्य थे उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वह हमारे राजेंद्र बाबू जी थे, ठीक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस प्रकार से हमारा ये भी टॉपिक तैयार हो गया, समाप्त होता हुआ। तो अब हम देखते हैं संविधान का स्रोत। जैसे कि हमने बताया था कि हम किस किस देश से कौन कौन से संविधान को अडॉप्ट किए हैं, क्या क्या हमने उनसे लिया है। तो संविधान का स्रोत हम देखते हैं। तो भारत के संविधान में उद्देशिका का जो विचार लिया गया था वह हमारा यूएसए के संविधान से हमने उद्देशिका का जो हमारा थॉट्स है, विचार है, जो उसको हमने लिया है। आगे है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है, तो सर्वोच्च क्या है भारतीय राजनीतिक में? तो संविधान है। अगला हमारा है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जो है, जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना ली गई थी, तो हम लिया था हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया था। अगला हमारा है भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है संबंधित है किससे? तो कनाडा से हमने लिया है ये संघात्मक जो व्यवस्था है। आगे है हमारा नेक्स्ट है कि भारतीय संघवाद जिस देश की पद्धति पर आधारित है वह है कनाडा। अभी हमने पढ़ा है संघवाद चीजें। आगे हम देखते हैं कि भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि भारत में न्यायिक जो पुनर्विलोकन है, जुडिशियल रिव्यू की प्रणाली है, ठीक है, जो कि वहाँ पे नहीं है। आपको पता है जुडिशियल रिव्यू हमने किस देश से लिया है, किस संविधान से, किस देश के संविधान से हमने लिया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया है। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहाँ कहाँ पे सिर्फ है? तो सिर्फ यूएसए में है और इंडिया में है, ये आपको नोट कर लेना है। आगे है भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से जो लक्षण पाया जाता है वह क्या है? तो संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय है। क्या है? तो संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय है। आगे हमारा है कि भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची की देन है, तो हमने समवर्ती सूची जो लिया है वह ऑस्ट्रेलिया से लिया है। आगे हमारा है कि भारतीय संविधान में जो डीपीएसपी है यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की जो संकल्पना आधारित है वह आयरलैंड के संविधान से है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय संविधान में राज्यों की जो संघ की संकल्पना को प्राप्त किया था हमने किससे लिया है? तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका यानी कनाडा अधिनियम से राज्यों की संघ की जो संकल्पना थी उसे हमने लिया था। आगे राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने के लिए भारतीय संविधान निर्माता प्रभावित हुए थे। किस संविधान से प्रभावित हुए थे ये आपको नोट कर लेना है, ये इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए ये कन्फ्यूजन भी रहता है कि राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा का जो प्रतिनिधित्व देने के लिए हमने जो हमारे संविधान निर्माता था वो किससे प्रभावित थे? तो वह आयरिश गणतंत्र से प्रभावित थे। आगे है संवैधानिक प्रावधान और स्रोत कि हमने कहाँ कहाँ से लिया है, तो आपने पढ़ा है, इसको एक बार रट लीजिएगा। मूल अधिकार फंडामेंटल जो हमारा राइट है वह हमने अमेरिका से लिया है। शासन की जो संसदीय प्रणाली है, संसदीय प्रणाली आपको पता है ग्रेट ब्रिटेन से। आपातकाल के समय जो मूल अधिकारों का जो स्थगन है वह जर्मनी का वीमर संविधान से लिया है। राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व है वह हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। विधि का शासन ये बीपीएससी में पूछा गया था, इंग्लैंड से हमने लिया है। विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है वह हमने जापान से लिया है, ये आपको ध्यान देना है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये हमने कहाँ से लिया है? जापान से। राष्ट्रपति के विचारक जो उपराज्यपाल द्वारा विधेयक को सुरक्षित रखा जाता है वह हमने लिया है कनाडा से, ये भी अगेन इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देना है कि जो राष्ट्रपति के विचारात के लिए जो विचार के राज्यपाल द्वारा कोई विधेयक जो रखा सुरक्षित रखते हैं तो उस चीज़ को हमने कहाँ से लिया है? तो कनाडा से लिया है। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची या समवर्ती सूची मंत्रिमंडलीय सरकार, यानी कि हमने जो समवर्ती सूची लिया है वह ऑस्ट्रेलिया से लिया है और जो मंत्रिमंडलीय सरकार है वह ब्रिटिश संविधान से लिया है। केंद्र राज्य संबंध जो है हमारा कनाडा के संविधान से हमने लिया है। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति किसमें निहित है, ये किससे लिया है? तो ये हमने कनाडा से लिया है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान दीजिएगा एक बार। आगे प्रावधान है और स्रोत है।
तो फिर आपने वही पढ़ा है कि मौलिक अधिकार, देखिए कितना रिपीट क्वेश्चन रहता है, अगर ये मिलान नहीं देगा, अगर एक दो भी पता है तो आप पूरा मिलान कर लेंगे। तो मौलिक अधिकार आपका यूएसए से, डीपीएसपी आपका आयरलैंड से, केंद्र की जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो हमने वो कनाडा से लिया है, और आपातकालीन जो शक्तियां हैं वो हमने जर्मनी के संविधान से लिया है। चलिए आगे देखते हैं हम। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया था। तो रूस जो हमारा है, पूर्व सोवियत संघ, उस समय यूएसएसआर के संविधान से हमने लिया था। क्या लिया था? तो फंडामेंटल ड्यूटीज। हमारा कथन करण है। तो पहला हमारा ए है कि भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। बिल्कुल सही। मौलिक अधिकारों का जो अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है, तो ये दोनों सही है। लेकिन जो इसका है ये व्याख्या नहीं कर रहा है, मतलब परंतु जो हमारा आर है ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ये आपको ध्यान देना है। अगला हमारा है भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की जो अवधारणा है, उसने हमने वो जो इसकी अवधारणा दी गई है वो हमने कहाँ से लिया है? तो आपने कई बार पढ़ चुका है कि यूएसए के हमने संविधान से लिया है। पहला हमारा है, नेक्स्ट है कि पहला पूर्ण रूप से लिखित संविधान किसका है? तो अमेरिका का है। किसका है अगर पूछा जाएगा? तो अमेरिका का। इस प्रकार से हमारा जो स्रोत है ये भी हमारा समाप्त हो गया। अब हम देखते हैं संविधान के भाग, अनुच्छेद एवं अनुसूची देखते हैं। ये यहाँ से भी आपका प्रश्न मिलान करने के लिए बनता है, तो इसको भी आपको एक बार अच्छे से सुनना है, कई बार सुनना है, ये इसलिए कि यह पूरा रामबाण है। चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से 468 आर्टिकल हैं। इस समय वर्तमान में अगर देखेंगे तो 468 हमारे आर्टिकल हो चुके हैं। भारतीय संविधान में आरंभ में अनुच्छेद थे तथा वर्तमान में भी क्रमांक अनुसार अनुच्छेद दिया गया है, तो वह 395। ये आपको ध्यान देना है। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां कितनी हो गई हैं? तो 12 हो गई हैं। ये आपको पता होना चाहिए सब चीज़ें। आगे है कि भारतीय संविधान में आरंभ में जो अनुसूची थी वह कितना था? जिसे मूल संविधान में से आगे शब्द लगा देगा कि मूल संविधान में उस समय अनुसूचियां कितनी थी, तो सिर्फ 8 था। वर्तमान में कितना है? अब 12 हो गया है। सही कथन आपको पूछा गया आपसे कि भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है, तो ये कथन आपका सही है। आगे है कि भारतीय संविधान को विभाजित किया गया, तो 22 भागों में। कितने भाग हैं हमारे? 22 भाग में। वर्तमान में अगर गणना की दृष्टि से देखेंगे तो 25 भाग है। अगर ये शब्द लगाएगा तो आपको गणना की दृष्टि से अगर पूछेगा तो 25 भाग पे टिक लगाइएगा, वरना 22 भागों पे ही आपको जाना है। अगला हमारा है कि मूल संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद, अनुसूचियां हैं? तो आपने पढ़ा है कि 22 भाग हैं, 395 हमारे आर्टिकल्स हैं और 8 अनुसूची हैं। अच्छा, ये शब्द देखना है, अनुसूची 12 है वर्तमान समय में, लेकिन ये मूल संविधान में पूछा है, मूल जिस समय बना था उस समय की बात कर रहा है। ये सब आपको पकड़ना है, यही सब चीज़ें। नेक्स्ट हमारा है कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो भाग 2 में आपका नागरिकता की बात की गई है। आगे है संविधान का भाग 1 क्या कहता है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में कहा गया है। संविधान का भाग 4 ए क्या कहता है? मौलिक कर्तव्यों के बारे में दिया गया है। संविधान का भाग 2 क्या है? नागरिकता के बारे में है। और भाग 4 क्या है? तो डीपीएसपी के बारे में है, यानी राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के बारे में दिया गया है। फिर हमारा सही सुमेलित करना है आपको। तो नागरिकता को हमने पढ़ा है कि भाग 2 में, मौलिक अधिकार भाग 3 में, और आपका जो मौलिक कर्तव्य है वह हमारा 4 ए में, और संघ जो है वह हमारा 5 में है, और राज्य जो है हमारा भाग 6 में है। तो ये आपको ध्यान देना है, ये सब तो पता होना भी चाहिए। फिर हमारा सही सुमेलित करना है। देखिए कितना आसान प्रश्न पूछा है सब। आगे है नए राज्यों का गठन, ये किस में है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि नए राज्यों के गठन के बारे में किस आर्टिकल में कहा गया है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3। नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 में। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का भाग 3 में। प्रशासनिक अधिकरण की जो स्थापना है वह अनुच्छेद 323 ए में कहा गया है, प्रशासनिक अधिकरण के बारे में बताया गया है। अब आते हैं सही सुमेलन और प्रावधान। तो प्रावधान एक जगह है, एक जगह संविधान का भाग दिया गया है। तो आपने पढ़ा है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो है डीपीएसपी, वह हमारा भाग 4 में है। संघ राज्य क्षेत्र के बारे में किसके बारे में कहा गया है? तो भाग 8 में है। पंचायत जो है हमारा, वह आपको पता होना चाहिए कि IX 11 में है कि 12 में है, किस में है आपको बताना है। ये IX का मतलब आप क्या समझते हैं? X मतलब 10, XI मतलब 11 है, तो ये हमारा 9 है।
नगर पालिका के बारे में क्या है, तो 9A में है, ये आपको ध्यान देना है। निर्वाचन के बारे में कहा गया है तो भाग 15 में। अधिकरण जो है वह भाग 16A में, सॉरी ये 15 है तो ये 14A में। ठीक है, अधिकरण का जो भाग क्या है तो 14A है। सहकारी समितियां किसके बारे में है, तो सहकारी समिति जो हमारा है वह है 9B में। ये आपको ध्यान देना है, ये रोमन शब्द है तो ऐसे अपना 9B लिख लीजिएगा। संघ और राज्यों के जो अधीन सेवाएं हैं वह हमारा किसमें है, तो XIV यानी 10, और इसका मतलब हो गया आपका 14। कितना, तो 14। भाग 14 में क्या कहा गया है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं के बारे में बताया गया है। आपात उपबंध जो है वह भाग 18 में है। इसमें है तो भाग 18 में है। तो ये हमारा हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के महान्यायवादी का संबंध का जो उपबंध है वह किस संविधान में, किस भाग में है, तो संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 76 में आपको पता है कि महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। आगे है भारतीय संविधान का जो भाग 16 हमारा है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों के बारे में बताया गया है कि भारतीय संविधान का जो भाग 16 है वह कुछ वर्गों के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान की जो राजभाषा संबंधी प्रावधान है वह भाग 17 में है। अब देखते हैं सही सुमेलन, एक जगह प्रावधान है, एक जगह संविधान का भाग है। तो राजभाषा आपने पढ़ा है कि भाग 17 में है। संघ राज्य क्षेत्र जो है आपका 18 में है। अनुसूचित और जनजाति जो क्षेत्रों के बारे में है वह हमारा भाग 10 में है। अधिकरण के बारे में हमारा है 14A के बारे में है। जो हमारा अधिकरण है वह ट्रिब्यूनल के बारे में है 14A। अगला हमारा है भारतीय संविधान में भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम संबंधी जो उपबंध किया गया वह भाग हमारा किसमें किया गया है, तो 13 में। भाग 13 में भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम संबंधी उपबंध किया गया है। आगे है संविधान सभा का वह भाग जिसमें 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है, तो वह भाग हमारा 9 में। इसमें तो भाग 9 में। आगे है संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में उल्लेख है, तो संविधान के भाग 11 के अध्याय 1 में। ये आपको ध्यान देना है, संघ और राज्यों के बीच जो विधायी हमारे संबंध है वो भारतीय संविधान के भाग 11 में कहा गया है, अध्याय 1। आगे है भारतीय संविधान की जो अनुसूचियों में वह अनुसूची जो राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है, तो वह पहली अनुसूची है। कौन सी है, तो पहली अनुसूची है। नेक्स्ट देखते हैं कि यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की किस अनुसूची को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए, तो यह पहली अनुसूची को। ये आपको ध्यान देना है कि पहली जो अनुसूची हमारी है वह भारत संघ के नए राज्य का सृजन करना हो या संविधान की किस अनुसूची को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए, तो वह हमारी पहली अनुसूची है। नेक्स्ट हमारा है भारत के संविधान की चौथी अनुसूची किसके बारे में है, तो राज्यसभा में स्थानों के आवंटन के बारे में हमारा चौथी अनुसूची में कहा गया है। आगे है कि यदि राज्य संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की अनुसूचियों में किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए, तो वह हमारी पहली अनुसूची। कौन सी अनुसूची है, तो पहली अनुसूची। तृतीय अनुसूची के बारे में उपबंध किया गया है, तो क्या क्या है, तो संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप का प्रावधान किया गया है तृतीय अनुसूची में, ये भी सही। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली जो शपथ का प्रारूप है ये भी। संसद के जो सदस्य हैं उनके द्वारा जो ली गई शपथ का प्रारूप किसके बारे में, किसमें कहा गया है, किसमें उपबंध किया गया है, तो तृतीय अनुसूची में उपबंध किया गया है। आगे है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो शपथ का प्रतिज्ञान का प्रारूप है ये आपको ध्यान देना है कि तृतीय अनुसूची में नहीं रखा गया है। वह हमारा आर्टिकल 60 में आपको पता है कि भारत का राष्ट्रपति जो शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप संविधान में दिया गया है, किस आर्टिकल में बताया गया है, तो आर्टिकल 60 में। ये आपको ध्यान देना है, न कि अनुसूची 3 में मार दीजिए। अगला है सही सुमेल बताना है आपको। तो तीसरी अनुसूची जो है आपका शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में है। 10वीं अनुसूची जो है दल बदल के बारे में है, उनकी निहड़ताओं के बारे में है। 8वीं अनुसूची जो है आपका भाषाओं के बारे में है, कितनी भाषाएं हैं आपकी अनुसूची में। 9वीं अनुसूची क्या है, विशिष्ट अधिनियमों एवं विनियमों का विधि मान्यकरण के बारे में बताया गया है। और चौथी अनुसूची जो है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन के बारे में है।
फिर वही है हमारा नेक्स्ट अगला है सही सुमेलन। तृतीय अनुसूची जो है शपथ एवं प्रतिज्ञान के बारे में है। चतुर्थ अनुसूची जो है वह राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यसभा में स्थानों का आवंटन के बारे में है। सातवीं अनुसूची क्या है, तो संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई जो विधियों की विषय सूची है, जिसको बोलते हैं अनुसूचियाँ जो होती हैं, समवर्ती राज्य सूची और संघ सूची के बारे में बताया गया है। आठवीं क्या है, भाषाओं के बारे में दिया गया है, कितनी भाषाएं हैं उसके बारे में आपका आठवीं सूची में बताया गया है। फिर वही नेक्स्ट हमारा है मिलान है, विषय है और अनुसूची है। चतुर्थ आपने पढ़ा है कि राज्यसभा में राज्यों का आवंटन के बारे में है। षष्ठम क्या है, छठा हमारा जो है असम त्रिपुरा मेघालय और मिजोरम के जनजातियों के बारे में बताया गया है। आठवीं में हमारा भाषाएं हैं। नवम में क्या है, भूमि सुधार अधिनियम के बारे में है। आगे है हमारा फिर वही सही सुमेलन। देख रहे हैं कितना रिपीट क्वेश्चन होता है पीसीएस में चाहे कहीं भी। सातवीं अनुसूची जो है वह विधायी शक्तियों का वितरण संघ राज्य समवर्ती सूचियों के बारे में दिया गया है। आठवीं जो है हमारा भाषाओं के बारे में दिया गया है। और नौवीं जो अनुसूची हमारी है कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण यानी भूमि सुधार से संबंधित है। दसवीं क्या है, दल परिवर्तन यानी दल बदल कानून के आधार पे जो निहत्था है हमारे सदस्यों का उसके बारे में किस अनुसूची में बताया गया है, तो 10वीं अनुसूची में। आगे देखते हैं कि राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान हेतु सम्मिलित किया गया था, तो किसे, 9वीं अनुसूची में। आगे है कि प्रधानमंत्री जिनके कार्यकाल में संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था, तो नेहरू जी के कार्यकाल में। ठीक है। आगे है कोहेलो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है। आगे आपसे पूछा जाएगा कि कोहेलो केस जो था वह 9वीं अनुसूची से संबंधित है, ये आपको ध्यान देना है बस। आगे हमारा है कि भारत के संविधान के अंतर्गत जो आर्थिक नियोजन का विषय है वह किस समवर्ती सूची का पार्ट है, यानी किस सूची का पार्ट है, तो समवर्ती सूची का पार्ट है। आर्थिक नियोजन जो है वह किसका विषय है, तो समवर्ती सूची। आगे है भारत के संविधान की अनुसूची जिसमें 3 विधायी सूचियों का प्रावधान है, तो भाग पूछा है आपसे, तो भाग क्या है, 7 है आपका। क्या है भाग, अनुसूची 7, सॉरी अनुसूची 7 है, जिसमें भारत के संविधान की अनुसूची जिसमें 3 विधायी सूचियों का प्रावधान किया गया है, जैसे संघ राज्य और समवर्ती। अगला हमारा है सही सुमेलित करना है। संघीय सूची में 97 प्रविष्टियाँ दिया गई है। राज्य सूची में कितने विषय हैं, 66 है। समवर्ती में कितना है, 47 है। लेकिन अगर देखेंगे वर्तमान में गणना अनुसार देखेंगे तो 98 है, किसमें, संघीय सूची में है। राज्य सूची में 59 है वर्तमान समय में, और समवर्ती में 52 है। ये आपको ध्यान देना है। आगे है कि जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है, तो समवर्ती सूची में। इस पे दोनों लोग कानून बना सकते हैं, कहने का मतलब ये है। समवर्ती सूची का विषय है आपराधिक मामले। अगर 4 ऑप्शन दिया रहेगा तो जैसे आपराधिक मामले, बस ये ध्यान देना है कि आपराधिक मामले किस विषय के अंतर्गत आता है, तो समवर्ती सूची। संविधान की जो समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भी शामिल है, तो ये भी ध्यान देना है। आपराधिक मामले किस में आता है, तो समवर्ती सूची में। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन किस में आता है, तो समवर्ती सूची में। ऐसे ही आपका सबको याद हो जाएगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता ये भी राज्य सूची के विषय में आता है। इसमें आता है, तो राज्य सूची के विषय में। जनगणना आपका जो है यह संघ सूची का विषय है। जनगणना जो है यह संघ सूची का विषय है। आगे है कि राज्यसभा में सीटों का जो बंटवारा है वह 4वीं अनुसूची में दी गई है। दल बदल विरोध जो है वह हमारा 10वीं अनुसूची में। ये ध्यान देना आपको। आगे हमारा है कि समवर्ती सूची में विषय है आपका, तो शिक्षा हमारा क्या है, किसमें है, तो समवर्ती सूची में है। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य की सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। जो हमारा पहले शिक्षा था वह पहले राज्य सूची का विषय था, लेकिन इसे स्थानांतरित किया गया था, तो किस संविधान के अंतर्गत किया गया, यानी किस संशोधन के द्वारा किया गया था, तो 42वें संविधान संशोधन जो हुआ था उसी में एक शिक्षा का पार्ट भी है, जिसे राज्य सूची से हटा के समवर्ती सूची में इसका स्थानांतरण किया गया था। ये आपको ध्यान देना है। आगे है कि भारतीय संविधान के जिस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया, तो ये भी ध्यान देना है 42वें संविधान संशोधन में। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट काफ़ी है कि किस सूची को किस सूची में स्थानांतरित किया गया था, किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो ये आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो जो वनों को पहले राज्य सूची में था उसे अब क्या किया गया है, समवर्ती सूची में उसको भी डाल दिया गया है। तो यानी 2 विषय आपको मिल गया है, एक शिक्षा हो गया, एक वनों को राज्य सूची से हटा के समवर्ती सूची में डाला गया है। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे हस्तांतरित किया गया।
फिर आते हैं विषय है और सूची के बारे में दिया गया है। तो डाकघर बचत बैंक जो है वह हमारा संघीय सूची का विषय है। जन स्वास्थ्य जो है राज्य सूची का विषय है। और शेयर बाजार वैसे भी आपका सेबी के अंतर्गत कंट्रोल होता है, तो संघीय सूची का विषय है। आगे हमारा सही सुमेलित करने दिया गया है। फिर वही केंद्र सूची में जनगणना आता है। जनगणना किसके अंतर्गत आता है? तो केंद्र क्या है, राज्य किसका विषय है? तो पुलिस और सार्वजनिक जो व्यवस्था है वह राज्य का विषय है। समवर्ती के अंतर्गत जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो है, यह दोनों लोग मिलकर काम करेंगे अपना। अवशिष्ट विषय जो है वह केंद्र के अधीन होता है। तो अवशिष्ट विषय में आपका जो हमारा स्पेस का चीज़ है, तो उसके बारे में दिया गया है। तो अंतरिक्ष जो अनुसंधान है वह अवशिष्ट विषय के अंतर्गत रखा गया है। इस पे जो कानून बनाने की शक्ति होगा वह सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होगा। नेक्स्ट हमारा है सही कथन। भारत की जो संसद किसी भी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। ये आप ध्यान देना है आपको कि भारत की जो संसद है किसी कानून विशेष, जो कि विशेष कानून है, उसको भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की जो वैधता है वह परीक्षण न्यायपालिका द्वारा किया जा सकता है। पहले नहीं था, इस पर काफ़ी विवाद हुआ था, केस हुआ था, तो उसमें कई केस चल रहे थे। तो उस केस के अकॉर्डिंग पहले क्या था कि नहीं कर पाएंगे, जब इंदिरा गांधी थी। उसके बाद फिर हुआ कि नहीं, हम हस्तक्षेप कर सकते हैं, भाई आप कौन सा कानून बना रहे हैं, उसका तो हम परीक्षण करेंगे। तो नवीन सूची में जो डाले गए जो भी विषय रहेंगे उस पर न्यायपालिका क्या करेगा, उसका परीक्षण कर सकता है। ये आपको ध्यान देना है। भारतीय संविधान के वे प्रावधान जो शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। तो राज्य की नीति निर्देशक तत्वों पे, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय में, पंचम अनुसूची में, षष्ठ अनुसूची में और सप्तम अनुसूची में। ये आपको ध्यान देना है कि संविधान का वे प्रावधान जो शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये प्रभाव डालते हैं शिक्षा पे। आगे हमारा है कि भारत के संविधान की एक अनुसूची जिसमें दल बदल विरोधी कानून का विषय प्रावधान है, तो 10वीं अनुसूची में दिया गया है। आगे है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में उल्लेख है। तो जो संघ सूची में है, बैंकिंग है, बीमा है, जनगणना है, ये सब किसका किस सूची के अंतर्गत आता है? तो संघ सूची। यानी इस पे केंद्र अपना शक्तियों से कानून बना सकता है, जो भी रेगुलेट कर सकता है। कृषि तथा गैस और गैस सकर्म जो विषय है ये राज्य सूची का विषय, ये आपको ध्यान देना है। वह विषय जो भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित है। तो रक्षा, वैदेशिक जो मामले हैं, रेलवे। अब इससे आपका 5-6 टॉपिक तैयार हो गए, मतलब जिससे 5-6 पॉइंट मिल जाएंगे। जैसे बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, जनगणना हो गया, रक्षा, वैदेशिक मामले, रेलवे, ये आपका संघ सूची का विषय है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में उल्लेख है। तो रेलवे पुलिस, अगर आपसे पूछा जाएगा कि रेलवे पुलिस किसका विषय है, तो बहुत लोग मार देंगे केंद्र पे, लेकिन ये राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज, ये भी राज्य सूची का विषय है। आगे देखते हैं कि वह विषय जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत समवर्ती सूची यानी थर्ड में शामिल है, वह है दंड प्रक्रिया संहिता। ये हमारा समवर्ती सूची का विषय है। आगे है विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। तो समवर्ती सूची में इसमें इस पे दोनों लोग का कंट्रोल होगा। तो नेक्स्ट हमारा है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की वह सूची एवं प्रविष्टि जिसका संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है। तो सूची 1 प्रविष्टि संख्या 72 और सूची 2 प्रविष्टि 37 में इसका प्रावधान देखा गया है। क्या है? तो राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से संबंधित है ये प्रविष्टि संख्या। नेक्स्ट हमारा है कि राज्य सरकारों और द्वारा जिसे सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार जो है वह उल्लिखित है। तो 7वीं अनुसूची में यह हमारा उल्लेख किया गया है। आगे है भूमि सुधार के विषय के अंतर्गत क्या है? तो किसके अंतर्गत आता है ये भूमि सुधार? तो आपका राज्य सूची का विषय है। अगला हमारा है कि संविधान की वह अनुसूची जिसके अधीन जनजाति भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अंकृत व शून्य घोषित किया जा सकता है। तो 5वीं अनुसूची के तहत किया जा सकता है ये सब चीज़ें, ये आपको ध्यान देना है। आगे हमारा है यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो वह कथन इसके परिणाम को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। तो इसमें क्या है कि जनजाति जो लोगों की ज़मीनें गैर जनजाति लोगों को अंतरित करने पर रोक लगाती है। ठीक है, कौन सा? तो 5वीं जो अनुसूची है वह। आगे है कि भारत के संविधान में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है। तो किस अनुसूची में बताया गया है? ये 5वीं अनुसूची में।
इसमें तो 5वीं में। आगे है कि भारतीय संविधान की जो छठी अनुसूची है, जिन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, वह कौन कौन से राज्य हैं। तो आपको पता है ये 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 4 राज्य आपको ध्यान देना है कि जो छठी अनुसूची जिन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित के बारे में है, इनके इन क्षेत्रों में प्रशासन के बारे में बताया गया है कि इस अनुसूची में तो छठी किन राज्यों में है, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये आपका जो 4 राज्य हैं, यहाँ पे जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित आपको बताया गया है। आगे हमारा है कि भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और छठी अनुसूची के उपबंध जो हैं वह किए गए हैं। तो अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के बारे में सोचकर ही आपको 5वीं अनुसूची और छठी अनुसूची का उपबंध किया गया था। स्वायत्त जिला के संदर्भ में आपका सही कथन पूछा गया है। तो प्रत्येक स्वायत्त जिला परिषद में 30 सदस्य होते हैं, सही है। स्वायत्त जिला परिषद के 26 सदस्य मतदान के द्वारा चुने जाते हैं तथा शेष जो 4 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। असम के जो स्वायत्त जिलों में भारतीय संसद द्वारा पारित कानूनों को निर्देशित करने का अधिकार राज्यपाल के पास है, ये आपको ध्यान देना है। अगला हमारा कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया अनुच्छेद 243 के अंतर्गत क्या किया गया था, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संविधान की 11वीं जो अनुसूची है वह पंचायती राज से संबंधित है, आपको पता है। 11वीं आपका किससे संबंधित है, तो पंचायती राज से, और 12वीं नगर पालिका से। संविधान की जो 11वीं अनुसूची है उसमें शामिल विषय कितने हैं, विषय कितना है, तो 29 विषय है। आगे हमारा है कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है, तो राष्ट्रपति के बगैर जो भी कोई विधेयक पर कर लगाता है तो विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के अंतर्गत आता है। तो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है यह पूछा गया है, तो अनुच्छेद 117 के अंतर्गत। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया, अनुच्छेद 117 के बारे में इसमें बताया गया वित्त विधेयक के बारे में। आगे है भारतीय संविधान में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किसमें है, तो 312 में है अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान। आगे है अंतर्राज्यीय व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता नियत की गई है, तो अनुच्छेद 301 में। ये इंपॉर्टेंट है आपका, अंतर्राज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय की जो स्वतंत्रता है वह नियत की गई है, तो आर्टिकल 301 में। सही सुमेलित है आपका पूछा गया है, तो अंतर्राज्य परिषद, ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है मिलान करने के लिए, तो अनुच्छेद 263। और प्रशासनिक न्यायाधिकरण के बारे में किसमें बताया गया, तो अनुच्छेद 323। फिर हमारा वही है सही सुमेलन करना है। तो भारत का जो राज्य निर्वाचन आयोग है, आर्टिकल 324 में इसका प्रावधान किया गया है कि हमारे देश में एक निर्वाचन आयोग होगा, उसके शक्तियों के बारे में, उसके कार्यों के बारे में। अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में बताया गया। अनुच्छेद जो 40 हमारा है वह ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 44 क्या है, तो समान नागरिक संहिता के बारे में है। और अनुच्छेद 50 क्या है, तो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण के बारे में। फिर वही संविधान के अनुच्छेद और विषय, तो आर्टिकल 124 संघीय न्यायपालिका के बारे में है। अनुच्छेद 5 किसके बारे में है, तो आपका किसके बारे में है, तो आपका नागरिकता के बारे में है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में है। अनुच्छेद 245 विधायी शक्तियों के वितरण के बारे में है। आगे फिर से सुमेलित करना है आपको, तो अनुच्छेद जो 14 है समानता का अधिकार के बारे में है। अनुच्छेद 36 क्या है, तो राज्य की परिभाषा। एक जगह और राज्य की परिभाषा मिलती है, वह हमारा आर्टिकल 13 है। अनुच्छेद 14 में मंत्रिपरिषद के बारे में है। और अनुच्छेद 368 जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 368। फिर वही सही सुमेलन करना आपको, विधानतः नए राज्यों को शामिल करना है, तो अनुच्छेद 2 में। ये आपको ध्यान देना है कि जब नए राज्यों को शामिल करना होता है तो आर्टिकल 2 में। और अगला हमारा है कि विधि के समझ समता का अधिकार जो है आर्टिकल 14 में है। और गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के बारे में है, वह अनुच्छेद 22 में। ये भी आपको ध्यान देना है। राष्ट्रपति का जो विधेयक को अनुमति देना होता है तो वह किस आर्टिकल के अंतर्गत बताया गया है, तो अनुच्छेद 111। फिर वही सुमेलित करना आपका सही, तो अनुच्छेद और एक जगह उसका विषय के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद जो 54 है भारत का राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में है। अनुच्छेद 15 क्या है, तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 155
वह राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में है। तो 155 आपसे पूछा जाएगा किसके बारे में है, तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में आर्टिकल 155 में इसके बताया गया है। अनुच्छेद 164 राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की जो नियुक्ति होती है उसके बारे में। अनुच्छेद 170 राज्य विधानसभाओं की संरचना के बारे में आपका बताया गया है। फिर सही सुमेलित अनुच्छेद ये इतना जो अनुच्छेद है ना, अगर आप यही अनुच्छेद पढ़ लेंगे ना तो आपको वो ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आपको मिलान करने, मैच द फॉलोइंग, या तो सही गलत ऐसे पूछ देगा आपको, तो यहाँ से आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। आपको एक दो भी पकड़ना है तो भी काम बन जाएगा अपना। तो चलिए देखते हैं। आर्टिकल हमारा जो 61 है राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में है। आर्टिकल 67 ख, उपराष्ट्रपति को हटाना आर्टिकल 67 ख। अनुच्छेद 94 स्पीकर को हटाने के बारे में है। अनुच्छेद 90 जो है राज्यसभा के उपसभापति को हटाने के बारे में है। किसके बारे में, तो राज्यसभा के उपसभापति को। आगे देखते हैं। फिर हमारा अनुच्छेद 323 एक इसके बारे में है, तो प्रशासनिक अधिकरण के बारे में है। अनुच्छेद 324 निर्वाचन। अनुच्छेद 330 किसके बारे में है, तो लोकसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सदस्यों के लिए जो आरक्षण है उसके बारे में। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्यों के बारे में है। अनुच्छेद 280 अनुच्छेद 280 है वह वित्त आयोग के बारे में है। अनुच्छेद 360 जो है वह हमारा वित्तीय आपातकाल के बारे में है। आगे सही सुमेलन पिन करना है आपको। तो आर्टिकल 371 ये नागालैंड के बारे में, जो विशेष राज्यों के बारे में जो पूछा रहता है, ये वहाँ से आपको ये चार्ट पकड़ लेना है बस। तो 371 का जो है नागालैंड, 371 ख असम, 371 ग मणिपुर, 371 घ आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के बारे में है। संस्थान एवं फिर अनुच्छेद। आपको पता है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कैग है अनुच्छेद 148 के बारे में है। संघ लोक सेवा आयोग यह अनुच्छेद 315। आपात स्थिति की जो घोषणा है वह 352 के तहत किया जाता है। अखिल भारतीय सेवाएं यह 312। संवैधानिक संशोधन 368 और अंतर राज्य जो परिषद है वह आर्टिकल 263। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान देना एक बार अच्छे से कि संघ लोक सेवा आयोग का जो है अनुच्छेद 315, आपात स्थिति की घोषणा 352, अखिल भारतीय सेवाएं 312, संवैधानिक संशोधन 368, अंतर राज्य परिषद अनुच्छेद 263। फिर हमारा अगला है सही सुमेलित। फिर वही बताना आपको। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 78 जो है हमारा राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री का जो कर्तव्य है वह हमारा आर्टिकल 78 में बताया गया है। अनुच्छेद 352 आपात की स्थिति की घोषणा। अनुच्छेद 192 तो राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निहर्ताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय के बारे में बताया गया है। आगे हमारा है फिर वही सही सुमेलन करना है। आर्टिकल 324 हमारा किसके बारे में है, तो निर्वाचन आयोग। 315 किसके बारे में है, तो लोक सेवा आयोग के बारे में। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग और 338 जो है वह राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में अनुच्छेद 338 में प्रावधान किया गया है। आगे है फिर सही सुमेलित करना है। अच्छा, जो भी ये जो आर्टिकल है बस यहीं से आपका ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, समझ लीजिए। यहीं से जो भी आर्टिकल पूछा जाएगा आपसे, मैच द फॉलोइंग, चाहे आपका इसमें से 2 बताना है चाहे 3 बताना है, जो भी रहेगा आपको यहीं से देखने को मिलेगा। पूरा आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना, ये हमारा आर्टिकल 215 में बताता है। अनुच्छेद 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में जो ट्रांसफ़र होता है उसके बारे में है। अनुच्छेद 226 विशेष रीट जारी करने की उच्च न्यायालय की जो शक्तियाँ हैं, रीटों के बारे में बताया गया आर्टिकल 226 में। अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति दी गई है। आगे है केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किस संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो संविधान के अनुच्छेद 241 में क्या दिया है, तो यूटी के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान। सही सुमेल करना आपको। अनुच्छेद 75(1) केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में है। अनुच्छेद 76 आपको पता है कि भारत का जो महान्यायवादी होता है उसके बारे में। अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकारों के बारे में दिया गया है। फिर कार्य करने का अधिकार आर्टिकल 41, ये आपको ध्यान देना है। कार्य करने की सही मानवीय स्थितियाँ जो है वह आर्टिकल 42 में है।
शैशव पूर्व देखभाल और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था अनुच्छेद 45 में है। ये आपको ध्यान देना है, शैशव पूर्व, ठीक है। शैशव पूर्व देखभाल और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए आपकी जो शिक्षा की व्यवस्था कर किया जाएगा वह आर्टिकल 45 के तहत बताया गया है। फिर सही सुमेलित करना है आपका। तो सही सुमेलित में बताया गया है कि पंचायत भाग 9 में आता है, नगर पालिका 9 क में आता है, सहकारी समितियां 9 बी में, और अधिकरण की जो व्यवस्था किया गया है तो भाग 14 क में। किसमें किया गया है तो भाग 14 क में अधिकरण की व्यवस्था की गई है। पंचायत भाग 9 और नगर पालिका 9 ए, सहकारी जो समितियां हैं उसका भाग 9 बी में। तो इस प्रकार से हमारा अनुच्छेद भाग अनुसूची पूरा हो चुका है। ये हमारा लेक्चर 1 रहेगा। इसमें जितना भी टॉपिक है तो इसको हम आपको दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे वीडियो। इसके बाद हमारा लेक्चर वीडियो होगा उद्देशिका से लेके मौलिक कर्तव्य तक, आपको मतलब लेक्चर वाइज दिया जाएगा। 3-4 टॉपिक का एक एक लेक्चर होगा ताकि ज़्यादा बोरियत आपको महसूस ना हो और पढ़ने में भी आसानी हो, आपको पढ़ाने में भी। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। उद्देशिका से स्टार्ट करेंगे। इसको पूरा रट्टा मारना है इसलिए कि ये पूरा PYQ है यार, समझ रहे हैं ना आप, कि ये पूरे राज्यों में जो पूछा गया आयोग के द्वारा, न कि ये UPSSC BSSC ये सब नहीं। जो आयोग पूछता है उसका पूरा PYQ है पूरे साल का। तो समझ रहे हैं कि ये पूरा एकदम ब्रह्मास्त्र है आपके लिए, और इसको तो रट्टा मारना ही मारना, चाहे जैसे मारिए। और जो भी आप देखेंगे 2023 का जो PT हुआ था उसमें भी देखेंगे तो आपको PYQ नज़र ही आएगा। तो कोशिश करिए कि वो PYQ पूरा दम रट्टा मार जाइए। जितना ही रट्टा मारेंगे, अगर आपको ऑप्शन में दिखेगा तो भी मारेंगे, और डायरेक्ट आएगा तो डायरेक्ट भी मारेंगे, और एलिमिनेट करना होगा तो भी करके मार लेंगे हम लोग। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए PYQ। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए